नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज भी हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो और प्रैक्टिस सेट ये जो अपना ये महाराष्ट्र का टीजीटी का भी एग्ज़ाम रह गया है, उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। और एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम से पहले ना थोड़ा तला भुना कम खाना और हल्का खाना खाना, जिससे बैठने में ना परेशानी होती है फिर एग्ज़ाम के समय, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। और जैसे मतलब ठंड से बचना और ज़्यादा किसी से मतलब आपस में बात करने से भी बचना, उससे ना माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। जो हो अपने चुपचाप एक तरफ बैठे हुए अपनी तैयारी करते रहो, अपना समय जैसे ही आए अपना एंट्री करो, अपने अंदर जाओ। ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखो। और एग्जाम में एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, या ऐसा नहीं सबको गोला काला ही करते रहना, उस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्योंकि पता चल रहा है कि 0/सन्नाटा जितने करे उतने ही गलत भी हो गए। ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जितने बिल्कुल सही आए वो करना। बस 10-5 में आप मतलब रिस्क ले सकते हो कि जो कि मतलब याद नहीं है तो टिक कर सकते हो। ठीक है। वो भी आपके लिए नुकसानदायक होंगे, क्योंकि जितने राइट हैं पहले उन्हें अच्छे से कर लो। ये नहीं कि इसमें क्योंकि मेरिट कम जाएगी, मेरिट ज़्यादा जाएगी मुश्किल से ही, क्योंकि ये पेपर भी मतलब एक आएगा, क्योंकि हिंदी और सामान्य ज्ञान दोनों है ना इसमें, तो पेपर भी एक लेवल का ही है, तो इसलिए अपने हिसाब से ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आलसियों का कोड़ा तथा राजा भोज का सपना किसकी रचना है। तो आलसियों का कोड़ा तथा राजा भोज का सपना किसकी रचना है। तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, राजा द्वय के। ठीक है। अगर पूछे राजा द्वय के नाम से कौन जाते जाते हैं, तो राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह जाने जाते हैं। और ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे ये उर्दू भाषा के पक्षपाती थे, उर्दू मिश्रित हिंदी के। ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह उर्दू मिश्रित संस्कृत के पक्षपाती थे। ये क्वेश्चन इनसे बने हैं सारे, और इनकी रचनाएं और भी हैं, जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की एक तो वो है आलसियों का कोड़ा है, और इतिहास तिमिर ना सकर, राजा भोज का सपना, ये ठीक है। ये सारे ये पूछी जाती हैं जो है। सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, ना लल्लूलाल प्रेम सागर, प्रेम सागर। ठीक है। और सदल मिश्र नासिके तो पाख्यान, नासिके तो पाख्यान। ठीक है। ये सदल मिश्र की रचना है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो शेखर एक जीवनी, अब इसमें जीवनी समझ के वो जीवनी पे टिक लगा देंगे जल्दी में। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये उपन्यास है और किसका, अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, अज्ञे का। इनका एक उपन्यास तो ये यार एक है इनका अपने अपने अजनबी। ठीक है। एक कंठ पिसवाई काव्य नाटक किसकी है। तो एक कंठ पिसवाई काव्य नाटक किसका है। तो एक कंठ पिसवाई है ये दुष्यंत कुमार का है काव्य नाटक। और इनका जो है काव्य नाटक, या मतलब कैसे कहना चाहिए, गीति नाट्य। ठीक है। गीति नाट्य अगर आ जाए कैसा, एक कंठ पिसवाई कैसा नाटक है, तो ये गीति नाट्य है, ये काव्य नाटक है। और इसमें मतलब वर्णन किसका है, ये है भगवान शंकर और सती के मतलब जो प्राचीन आख्यान है उसे लेकर ये लिखा गया है। सुदामा पांडे धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सुदामा पांडे धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो इनमें से हमें देखना तो वो है संसद से सड़क तक। कौन सा है, संसद से सड़क तक। और ये संसद से सड़क तक जो है ये इसमें एक तो मतलब मैं भूल रही हूँ कहाँ का, संसद से सड़क तक, हाँ संसद से सड़क तक। और कल सुनना मुझे, ठीक है, कल सुनना मुझे पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निम्नलिखित कवियों में कौन साठोत्तरी एवं समकालीन कवि नहीं है। तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में नहीं है सही है इस चीज़ का टिक करना, और क्वेश्चन को अंडरलाइन करके ही पढ़ना। ठीक है। तो इसमें साठोत्तरी एवं समकालीन कवि कौन सा नहीं है। साठोत्तरी का मतलब होता है जो 1960 के बाद की कविताएं लिखी गई ना, वे साठोत्तरी कविताएं कहलाई। तो इसमें कौन से नहीं है जो साठोत्तरी कविता है। तो इसमें है गोपाल सिंह नेपाली नहीं है, धूमिल, अरुण कमल, आलोक धनमा साठोत्तरी कविता या समकालीन कवि। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। तो आदि काल में लिखा गया। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चंद बरदाई ने लिखा।
और पृथ्वीराज रासो चंद्रराय को छप्पू का राजा किसने कहा, तो वो किया शिव सिंह सेंगर ने कहा। और पृथ्वीराज रासो में समय पूछे गए कितने हैं, 69 समय है इसमें। और छंद कितने हैं, 68 छंद हैं इसके अंदर। अगर पूछे ऑप्शन में रामचंद्रिका नहीं हो और ये हो ऑप्शन में कि छंदों का अजायब घर किसे कहा गया, तो पृथ्वीराज रासो को भी छंदों का अजायब घर कहा गया। ठीक है। और अगर ये ऑप्शन में ये नहीं है रामचंद्रिका है तो रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कहा गया। इसके रस पूछे जाते हैं, वीर और श्रृंगार रस प्रधान है। और मुख्यतः वीर रस कौन सा है, इसका मुख्य रस है वीर रस है। और इसके एक बोर्ड पूछे जाते हैं, वो जो इसके प्रतीक है। ठीक है, जैसे प्रतीक इसमें रतन सेन है, मन के प्रतीक कौन है, रतन सेन है। और सिंगलदीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावती मतलब एक परम सत्ता या बुद्धि का प्रतीक है। और हीरामन तोता किसका, गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा का प्रतीक है। अलाउद्दीन मतलब शैतान का प्रतीक है, जो राघव चेतन है वो शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन एक माया का प्रतीक है। मैं प्रतीकों के आधार से ये लिखी हुई है ना, तो तभी तो इसे कहते हैं एक मतलब कैसा काव्य है जो उन्होंने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे रूपक काव्य भी माना है। ठीक है, इसीलिए प्रतीकों के वजह से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। आदिकाल का एक छोटी सी कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, इसीलिए क्योंकि उसके नामकरण पूछे आते हैं। अब कोशिश करूँगी जैसे आधुनिक काल, भक्तिकाल और रीतिकाल के मेरे अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन उन्हें एक पेपर पर लिख के कोशिश करूँगी कि अगर वो कहीं मिल जाए तो मैं मतलब आपको लिख के अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवापन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, चारण काल ग्रेयर्सन और वीर काल विश्वनाथ। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था। और ये कहाँ के थे, जिला एटा के पटियाली के रहने वाले, एटा के पटियाली के थे। ठीक है, इनका पटियाली। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है। परमाल लासो किसके द्वारा रचित है, तो परमाल लासो किसके द्वारा रचित है, तो परमाल लासो रचना किसकी है, जगनिक की रचना है। और नरपति नाल है विजयपाल रासो। ठीक है, नरपति नाल विजयपाल रासो। और नल सिंह है, परमाल लासो जगनिक की रचना है। और नल सिंह है, नरपति नाल विजयपाल लासो, नरपति नाल है बीसल देव रासो, ये है बीसल देव रासो। ठीक है, ये तो इनकी है, नल सिंह की, विजयपाल लासो, नरपति नाल, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। ठीक है, मेरा भी बताने का आपसे क्या था, इसी यही तात्पर्य था कि क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दे देते हैं और बीसल देव रासो पूछ लेते हैं तो इनमें नल सिंह और नरपति नाल में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने बताने की कोशिश करी कि इसमें नल सिंह की रचना कौन सी है, तो वो है विजयपाल रासो। और नरपति नाल की रचना कौन सी है, बीसल देव रासो। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी, पृथ्वीराज रासो। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि हैं, तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन है, तो वो कौन से हैं, अमीर खुसरो हैं। और आधुनिक काल में पहेलियाँ किसने लिखी हैं, आधुनिक काल में पहेलियाँ लिखी थी भारतेंदु जी ने। सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे, इसमें ऑप्शन होगा हमारा बल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे, बल्लभाचार्य थे। सूर कुम्मन परमानंद कृष्ण, ठीक है, चारों किनके शिष्य थे, बल्लभाचार्य के। सूर कुम्मन परमानंद कृष्ण बल्लभाचार्य, छीत गोविंद चतुर्बुनंद ये विठलनाथ के शिष्य थे। और इन्होंने 8 मिला के किसकी स्थापना की थी, विठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना करी थी। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, इनमें से कौन है जो भक्तिकालीन कवि नहीं है, तो सूर हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं। कौन नहीं है, बिहारी भक्तिकाल के कवि नहीं है। किस काल के हैं, रीतिकाल के और रीति सिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि या रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी हैं।
कबीर की भक्ति का काव्य रूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का काव्य रूप क्या है? तो उसमें निर्गुण है। कबीर की जो भक्ति है वो निर्गुण है। और सगुण में आ गई तुलसीदास जी, और सूरदास जी। सूफी में आ गए जायसी। आगे देखते हैं। मलिक पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो जो पद्मावत महाकाव्य है ये किस भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। सूफी काव्य की भाषा पूछी जाए तो भी क्या है? अवधी है। और रीतिकाल में भाषा पूछी जाए तो रीतिकाल की भाषा रही ब्रजभाषा। दुल्हनी गवऊ मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। किसकी हैं? कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। निम्न में, और कबीर का अर्थ क्या होता है? कबीर का अर्थ पूछ लें तो कबीर का अर्थ होता है महान। और कबीर किस भाषा का शब्द है? कबीर जो है ना अरबी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है कबीर। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो इनमें से रीतिकाल का कवि कौन है? तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। इस तरह से आप देख लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन किस काल का है, कौन कैसा है, कौन आलोचक है, कौन कैसा है। ठीक है, इस तरह से सारे अच्छे से देख लेना। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। और वैदेही वनवास में सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग हैं इसमें। 18 सर्ग हैं। और इसमें वर्णन किसका है? इसमें वर्णन है मतलब सीता के, मतलब निर्वासन की कथा है इसमें सीता के। ठीक है, जो सीता जी हैं। अति सूदो स्नेहु कुमारग है, किसकी पंक्ति हैं? तो अति सूदो स्नेहु कुमारंग है। तो ये पंक्ति है घनानंद की, और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है ये। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या क्या कहा है? रामचंद्र ने इन्होंने साक्षात रसमूर्ति। साक्षात रसमूर्ति कौन है? घनानंद। और किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। एक उर्वशी चंपू है, चंपू, उर्वशी चंपू है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का काव्य है। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गोदान का पात्र है। और गोदान कैसा उपन्यास है? यथार्थवादी उपन्यास है, यथार्थवादी उपन्यास है। और किसान जीवन का, मतलब एक किसान जीवन की महागाथा इसमें है, जो उपन्यास में है। इसके पात्र जैसे, एक तो गोदान में है होरी, होरी की पत्नी है धन्या, और इनका पुत्र है गोवा। दो पुत्री हैं सोना और रूपा। ठीक है, ये तो इनका परिवार है। एक इसमें है जुनिया, जो उनके लड़के की बहू है। एक सिलिया है, एक भोला है। एक सिलिया है, भोला है, एक है नोहरी, और एक पुनिया, एक शोभा और हीरा। ठीक है, इस तरह से इसके पात्र भी पूछे जाते हैं। निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। तो सही जोड़ी इसमें से कौन है? तो यामा किसकी रचना है? तो यामा भी गलत दे रखी। यामा महादेवी वर्मा की रचना है ये। और नासिरा शर्मा, ये भी गलत है। ये तिरयाहट किसकी है? तिरयाहट उनकी है मैत्रेयी पुष्पा की, मैत्रेयी पुष्पा की है। और सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा, तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, जो सुमित्रानंदन पंत का है चिदम्बरा। और ये जो है ये आती रचना किसकी है? तो ये है खंडेकर विष्णु सखाराम। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा? तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, नासिरा शर्मा ने लिखा ठीकरे की मंगनी। और एक इनके वो है सात नदियाँ एक समंदर, सालमली, जिंदा मुहावरे। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो रेहन पर रघु किसका उपन्यास है? तो यह है काशीनाथ सिंह का रेहन पर रघु। और इस पर 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। इनका और है एक, जैसे काशी काशी पूछा गया है, एक इनका महुआ चरित्र पूछा गया, एक उपसंहार। भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं। तो भोर का तारा एकांकी किसका है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का है, भोर का तारा जो एकांकी है।
और इनके एक अंकी और भी हैं जो पूछे गए हैं। एक तो मकड़ी का जाला है, एक रीढ़ की हड्डी है, मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, ठीक है, ये पूछे गए हैं इनके। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, ठीक है, और अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट व्हिटमैन, ये सब किसके निबंध है? अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। और इन्होंने कितने निबंध लिखे थे? 6 निबंध लिखे थे। और किस युग के हैं ये? द्विवेदी युग के हैं। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है। तो किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है। तो ऐसा ये दे रखे हैं, चारों जो दे रखे हैं निबंध के प्रकार का। निबंध के प्रकार कितने होते हैं? 4। तो जिसमें ऐतिहासिक, पौराणिक और आकस्मिक घटना का वर्णन हो वो कैसे निबंध कहलाते हैं? तो वो हमारे विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं, ठीक है। विचारात्मक निबंध किसने लिखे? रामचंद्र शुक्ल ने। अगर पूछे रामचंद्र शुक्ल ने कैसे निबंध लिखे हैं तो विचारात्मक लिखे हैं। और उनकी शैली कौन थी? समासात्मक शैली थी जो उन्होंने लिखी थी, ठीक है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। और इनके रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र है। एक इनका मेरा परिवार, स्मृति की रेखा, स्मृति की रेखा, ठीक है, ये है। और इनका एक संस्मरण है पथ के साथी। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? तो आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो ये इसमें ऑप्शन होगा हमारा सी सही, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन। जो ये कहाँ से निकलती थी अगर पूछिए तो मिर्ज़ापुर से निकलती थी, ठीक है, ये पूछा गया है तो मिर्ज़ापुर से निकलती थी ये। और बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप। और प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है ब्राह्मण। और भारतीय हिंदू हरिचंद की 3 पत्रिका थी, एक बाला बोधनी थी और एक हरिचंद मैगजीन थी, हरिचंद चंद्रिका और बाला बोधनी कवि वचन सुधा, ठीक है। इस महाकाव्य में 16 हैं। तो इस महाकाव्य में 16 हैं। रिक्त स्थान भरने के उचित शब्द चुने। तो इस क्या है? 16 क्या है? स्वर्ग हैं, सर्व हैं, क्या है? 16 सर्ग हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो भारतेंदु जी को कहा जाता है। आधुनिक गद्य में क्योंकि भारतेंदु युग से, क्योंकि एक कहानी विधा का शुरुआत होती है द्विवेदी युग से, ठीक है। बाकी जो अपना उपन्यास है, नाटक है और निबंध है, आलोचना है, सबकी शुरुआत होती है कहाँ से? भारतेंदु युग से। सही विकल्प चुनिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में समान लक्षण होते हैं। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में समान लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें हमें बताना, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा, कथानक और उपस्थापना। काव्य के कितने गुण होते हैं? तो काव्य के 3 गुण होते हैं। और कौन कौन से गुण होते हैं? प्रसाद, ओज और माधुर्य। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रद्धाराम फुल्लेरी ने किया था। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अज्ञे को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन भारत में 1936 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। और अगर इसमें पहला अधिवेशन पूछा तो पहला अधिवेशन हुआ था लंदन और पेरिस में, सज्जाद जरीद और मुल्कराज आनंद के सहयोग से, ठीक है। जो यहाँ अपना भारत में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल, अगर हाँ एक और आपको बता दूं, अगर यहाँ जैसे 36 दे रखा है, 35 होता तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे, क्योंकि 35 ही ज़्यादातर बुकों में दे रखा
जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का समय है। ठीक है, इसमें 35 दे नहीं रखा, तो इसमें ऑप्शन हम 36 पे टिक करेंगे। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल। बालकृष्ण शर्मा नवीन है ये इनका, और बद्री नाथ भट्ट, इनका तो भट्ट है। हरिवंश राय बच्चन। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा मतलब ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होगी? तो वो होगी महाकाव्य में। ठीक है, महाकाव्य में मैंने आपको बताया था, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग हों, किसी मतलब एक ऐसे ऐतिहासिक की मतलब कथा होती है इसमें कि पूरे जीवन का वर्णन इसमें होता है। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? तो लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की रचना है। ठीक है, छत्र प्रकाश, प्रकाश कैसा होता है? लाल होता है। और किस भाषा में है ये? उसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, बुंदेली में है। और ये मतलब छत्र प्रकाश जो है ये बुंदेली में है, और इसमें उनका जो पन्ना नरेश छत्रपाल है ना, उनका वर्णन है इसमें। और इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 26 अध्याय हैं अगर पूछे तो। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की प्रेम रचना है। सदा सुखलाल सुख सागर, सुख सागर। सदल मिश्र नासी के 2 उपाख्यान या चंद्रावती। ठीक है, चंद्रावती। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी। और किसने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? लॉर्ड बेले जली ने। किसने की थी? बेले जली ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके गिलक्राइस्ट। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? गिलक्राइस्ट थे। इसमें 2 भाषा मुंशी थे, कौन से? सदल मिश्र और लल्लू लाल, ये 2 भाषा मुंशी थे इसमें। और इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। और ये मतलब कितने दिन चलने के बाद बंद हो गया? 1.5 साल चलने के बाद बंद हो गया था। ये है 10 जुलाई, अगर समय पूरा एग्जाम में दे देना जुलाई। ठीक है, 10 जुलाई 1800 को हुई थी इसकी स्थापना। विक्रम संवत दे रखा, ये गलत है पहला वाला। ठीक है, ये सही है हमारा, ईस्वी में हुई थी, ना कि विक्रम संवत में हुई थी। तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई थी इसकी स्थापना। देखो इसमें जैसे मैं अभी कन्फ्यूजन हो गया था, इस तरह से हो जाता है एग्जाम में। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि विक्रम संवत है या ईस्वी है। ठीक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो इनको मिला था यामा के लिए, और जो 1982 में मिला था। और 1982 के बाद से ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलने लगा ना, तो जितने लेखकों को मिला उसके बाद ना संपूर्ण साहित्य पर मिला उनको। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनको मिला था उर्वशी के लिए। किसको मिला था? उर्वशी के लिए। हाँ सॉरी दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, और उर्वशी के लिए मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो किसी अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैलांचल, फणेश्वर नाथ रेणु जी का 1954 की रचना है जो। बुंदेलों के हरबोलों में के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो महादेवी वर्मा की फ्रेंड थी। ठीक है, और इनकी एक पंक्तियाँ और पूछी जाती, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया रानी। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी है जो प्राचीन भाषा नहीं है? तो इसमें पंजाबी जो प्राचीन भाषा नहीं है, प्राकृत, संस्कृत और ब्रह्म प्राचीन भाषा है।
खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो ये हुआ है अपभ्रंश से। आगे देखते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये है ब्रज भाषा से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें से उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है? तो ये है मेवाती। मेवाती कहाँ की? ये मतलब राजस्थान की बोली है। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो इसमें से कौन सी बोली है जो बिहार की नहीं है? तो जयपुरी कहाँ की है? ये भी राजस्थान की बोली है। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहार की बोली हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और स्वर के बाद व्यंजन आना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और कैसी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि है जो हमारी देवनागरी लिपि है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। और 343 से 351 तक अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है। और इसमें जो है मतलब भाग कौन सा है? भाग 17 है। और भाग 17 और इसमें जो दे रखा ना, अगर 343 को पूछे ना किस नाम से पूछ दिया जाता है, ऑप्शन में दे देते हैं, तो इसे मुंशी अय्यर फार्मूला भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और जैसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। मुझे सबसे ज़्यादा जो इसमें सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, वो ये लगता है कि अनुच्छेद जो 348 है ना, वो न्यायालयों की भाषा से संबंधित है। न्यायालयों की भाषा अभी भी हमारी ऐसी है कि वो अंग्रेजी में ही है। अगर अब एक आम आदमी उससे समझे भी तो वो चीज़ समझ नहीं पाता, इसलिए न्यायालयों की भाषा भी हिंदी होनी चाहिए। ठीक है। निम्न में से किस धातु में भाषा बनी है? तो किस धातु से भाषा बनी है? तो भाषा किस धातु से बनी है? भास धातु से बनी है। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी है। जो ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है वो हमारी संपर्क भाषा हो जाती है। इनमें से कौन ताड़ सप्तक के कवि नहीं है? तो ताड़ सप्तक के कवि कौन से नहीं है? तो ये हैं इसमें आज्ञाराम ने गचपन नहीं गिरने दी भारती, तो इसमें है भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं द्वितीय सप्तक के हैं। किस सप्तक के? द्वितीय। ठीक है। ताड़ सप्तक के जो कवि हैं इनकी भी एक छोटी सी वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगी, उसमें देख लेना अच्छे से। ठीक है, ट्रिक के साथ। उक्ति व्यक्तिकरण के लेखक हैं, तो उक्ति व्यक्तिकरण के लेखक कौन है? दामोदर शर्मा की रचना है। और ये कैसा ग्रंथ है? पूछा गया है। व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। पुष्पदंत, महापुराण और ज्योतिषवर ठाकुर की रचना कौन सी है? बणरत्नाकर है, जो ज्योतिषवर ठाकुर की रचना है। और एक ये जो है बणरत्नाकर, ये सबसे पहली मतलब मैथिली भाषा में, किस भाषा में? मैथिली की गद्य रचना है। मैथिली की गद्य रचना है, जो सबसे पहली गद्य रचना है ये मैथिली की। रोड़ा कवि की कौन सी है? राउल बेल। राउल बेल। राउल बेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की रचना है। सर्वप्रथम चंपू काव्य है। और नक्सिक वर्णन कहाँ मिलता है? यहीं मिलता है। शिलांकृत कृति है जो राउल बेल है। और कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन किस में मिलता है? राउल बेल में। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है, तो तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तो ये लखनऊ। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? अखिलेश। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें पूजनीय ये गलत है, ये गलत है, अंतर्धान। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही होगा इसमें, क्योंकि पूजने का पूजनीय होता है, पूजनीय या फिर पूज्य होगा। और अहिल्या का होगा हमारा आहल्या।
ठीक है। और अंतर्धान हमारा क्या होगा, अंतर्धान होगा हमारा ठीक है, अंतर्धान इस तरह से होगा। इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अधीन जो शुद्ध है हमारा। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसमें अनाज का पर्यायवाची है शस्य है। अनाज के पर्यायवाची और भी हैं, जैसे अन्न है, धान्य है, गल्ला है, खाद्यान्न है, तो ये अनाज के पर्यायवाची हैं। सलील जो है ये पानी का पर्यायवाची है, रूपा ये चांदी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, चांदी का पर्यायवाची है। और चाह किसका पर्यायवाची है, इच्छा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से, तो इसमें आग, नल, पावक, ज्वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। पीयूष अमृत है, अंबर का आकाश है, और मयंक मयंक है चंद्रमा का पर्यायवाची। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो ये है पल पल। ठीक है, धीरे धीरे, ये सब कैसे होते हैं, अव्ययी भाव के उदाहरण होते हैं ये। जिसमें दोनों सेम लिखे हों तब भी वो अव्ययी भाव के उदाहरण होते हैं, पल पल, धीरे धीरे। ठीक है, अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है कि जिसमें हम कुछ बदलाव ना कर सकें। समास कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो निम्नलिखित में से अव्यय है, तो इसमें से अव्यय कौन सा है जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। तथा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, तो इसमें ऑप्शन सी होगा जो गलत है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर किसका भेद है, तो स्वर किसका भेद है, तो स्वर भेद है वर्ण का। अब देखो इसमें संधि भी दे रखी है, समास भी दे रखा है, लिंग भी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में इसका जो अर्थ होगा, स्वर जो भेद है वो वर्ण का भेद है, क्योंकि हमारी जो वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन 2 में बटी हुई है ना, तो स्वर भेद किसका हो गया, वर्ण का हो गया। चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो ये अर्ध तत्सम शब्द है चूरन। अर्ध तत्सम शब्द कौन से होते हैं, अर्ध तत्सम शब्द वो होते हैं जैसे प्राकृत भाषा के शब्द, मान लो प्राकृत भाषा के शब्द जो होते हैं अर्ध तत्सम कहलाते हैं। इसमें जैसे एक तो वो पूछा गया है बच्छ, पूछा गया है एक अक्षर, तो ये कैसे शब्द हैं, ये अर्ध तत्सम शब्द हैं। एक है वो अग्नि, अग्नि भी पूछा गया है। आगे देखते हैं। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं, तो गण कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और एक गण में कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। छंद कितने होते हैं, 2 होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद होते हैं। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, तो इसमें से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है, तो 4 गीत हरि के। तो चौपाई हमारा कैसा है, सममात्रिक छंद है। और दोहा और सोरठा, दोहा सोरठा जो है हमारे ये अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद। अब देखो छंद पूछे आते हैं, जैसे ये सममात्रिक छंद, दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद। एक विषम मात्रिक छंद और होते हैं, विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, जैसे कुंडलिया और छप है। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए, तो अनुप्रास अलंकार का इसमें उदाहरण कौन सा होगा, तो इसमें हमारा होगा कानन कठिन भयंकर भारी, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। इसमें सारंग ले सारंग चली, दोनों सारंग का अलग उत्तर है, तो इसमें ये यमक अलंकार है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, चारू चंद की चंचल किरणें खिल रही हैं जल थल में,
तो चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें हमारा कौन सा होगा? इसमें होगा हमारा चारू चंद की चंचल खेल, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो ये अधतो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये है यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत किसका है? राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। एक इनका मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं सब। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अष्टम सूची में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो पहले देख लेना, जब संविधान सभा के समय थे 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद भाषाएं हुई हमारी 18 के बाद 22 भाषाएं हुई। इस तरह से देख लेना कैसे कैसे मतलब कौन से संविधान संशोधन द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें डी होगा, जो छत्तीसगढ़ी है ये नहीं है। संशयात्मक किस कवि की रचना है? तो संशयात्मक किस कवि की रचना है? तो ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है संशयात्मक। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो घरों। ठीक है। एक कैसा है, सॉरी दोस्तों, ये है बोझा। ठीक है। बोझा कैसा है? पुल्लिंग है। कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं आपको लिखवा दूं, तितली है, तितली, कोयल, तितली, कोयल, और दीमक, मकड़ी, दीमक, मकड़ी, दीमक है, मकड़ी है, मैं, और मछली गिलहरी, मछली गिलहरी। ठीक है। ये हमेशा ना जो प्रयोग होते हैं, तो हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो एक वचन कौन सा है इसमें से? और नदी। ठीक है। नदी जो एक वचन है। अब इसमें देखो, घरों ये भी बहुवचन हो गया, लताओं ये भी घर, दर्शन जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले कौन कौन से होते हैं? तो एक है तो प्राण, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्राण, होठ, दर्शन, तो ये लिख दिया, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, और आंसू, दाम, आंसू, दाम, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प है। तो कृष्ण के लिए गलत विकल्प कौन सा है? तो इसमें कौनते के। ठीक है। ये कौनते के किसके लिए प्रयोग होता है? कृष्ण के लिए नहीं, ये अर्जुन के लिए। कर्ण को भी वैसे कुंती के, क्योंकि कुंती के पुत्र थे इसलिए बोलते थे। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य शास्त्र में। और अध्याय कौन से में? अध्याय उनका 36 अध्याय में। और इस जो है 36 अध्याय मतलब नाट्य शास्त्र के 36 नहीं, सॉरी दोस्तों, 6 और 7 अध्याय में इसका वर्णन है। ठीक है। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में? तब 36 अध्याय हैं। और रस का विवेचन किसने में किया है? इन्होंने 6 और 7वें अध्याय में किया। और रस कितने माने? 8 माने। शांत रस को नहीं माना है। और ये किसमें किसकी मतलब स्थान नहीं दिया? एक स्थायी भाव को स्थान नहीं दिया इन्होंने। और मुख्य रस कितने अलंकार कितने माने? 4, उपमा, रूपक, यमक और दीमक। पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? परा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो हमारा अधि उपसर्ग होगा। उपसर्ग कौन से होते हैं? उपसर्ग को अगर पूछ ले, उपसर्ग को ये भी दे देते हैं कि शब्दांश किसे बोलते हैं? शब्दांश। उपसर्ग या प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं।
ठीक है, जो शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? शब्दांश कहलाते हैं। अर्जन शब्द का विलोम है, तो अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन का होगा व्ययन, अमृत का होगा विष। सरयू उर्मी में संधि है, तो सरयू उर्मी में संधि कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा हमारा, दीर्घ संधि है। तो सरयू धन उर्मी, सरयू धन उर्मी, ठीक है। तो इसमें कौन सी सरमी हो गई? ऊ मिलकर क्या हो गए? बड़ा ऊ बन गया। तो ये कौन सी? दीर्घ संधि है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है वो है ऑप्शन कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन डी होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की नरी अधिकर्म में पर ऊपर असंबोधन हे अरे। इस तरह से इन्हें देख लेना, ये सारे मतलब अच्छे से पूछे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को चुनिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आप जो है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, अगर ऐसे नहीं आए ऑप्शन में आ जाए, जैसे इसमें तो आप दे रखे, तो ये आदर सूचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। वैसे ये सर्वनाम कौन सा है? आप ये निजवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है आदर सूचक के रूप में, मतलब किसी को आदर देने के रूप में ये प्रयोग होता है, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस तरह से। और सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्रिया चुन्नी, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो इसमें क्रिया कौन सी है? तो इसमें क्रिया कितनी होती हैं कर्म के आधार पर? 2, सकर्मक और अकर्मक। तो इसमें क्रिया कौन सी होगी? सीखना क्या है? क्रिया है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें तद्भव शब्द हमारा कौन सा होगा? अंधकार, ये सही है। जो है अंगरक्षक, आशा, ये ऑप्शन ए सही होगा। इसमें अचरज, अचरज का क्या होगा? आश्चर्य। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद है? तो आपका शहर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद है? तो संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, ठीक है, लेकिन हम समझते नहीं, एग्जाम में जाके ना इस छोटी सी बात को गड़बड़ कर देते हैं। रातों रात शब्द में समास है, तो रातों रात शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है रातों रात में, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इस तरह से ये, और समास कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य उपमेय उपमान होता है, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। इस तरह से ये इनकी परिभाषा पूछ लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने जो प्रैक्टिस सेट था ये आज का कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं, अपना आगे और करते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।